नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं आराधना और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल में पिछले 2 दिनों से भयंकर तबाही मची हुई है, जगह जगह आगजनी की जा रही है और अब खबर आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से नेपाल की सियासत में खलबली मची हुई है। पिछले 2 दिन से आप लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि नेपाल में जो युवा है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। काठमांडू से लेकर तमाम शहरों में युवाओं में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। उन्होंने संसद भवन का घेराव किया, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, जगह जगह जाकर तोड़फोड़ की, बहुत आगजनी की भी घटनाएं सामने आई और अब आखिरकार पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के आते ही तहलका मच गया है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि केपी ओली ने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है, वो देश छोड़कर भागने की तैयारी में भी है। यानी नेपाल की सियासत में अब बहुत कुछ होने वाला है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और समीर जी, जैसा कि नेपाल में हालात बने हुए पिछले 2 दिन से, जिस तरह युवा, भारी नाराजगी है युवाओं में वहां के, और ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था सरकार के केवल एक फैसले को लेकर, सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला, जिसके खिलाफ युवाओं ने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वैसे तो खबर यह भी आ रही थी कि शाम 6 बजे केपी ओली ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी और इस पूरी परिस्थिति पर वो चर्चा करते, हालात पर चर्चा के बाद फैसला होना था, लेकिन उससे पहले ही उनका इस्तीफा आ गया। और ये इस्तीफा जिस हालात में, जिस वक्त में आया है, ये कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि आखिरकार इस्तीफा क्यों आया, नेपाल में ये जो हालात बने क्यों बने। देखिए आराधना, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये इस्तीफा दे दिया और हालात जिस तरह से बने हैं तो इस्तीफा तो होना ही था। और भागने की भी खबरें आ रही हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं। नेपाल में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं और उन पर भी सोशल मीडिया पर बैन लगा देना, तो सोशल मीडिया पर बैन लगाना, और सोशल मीडिया पर बैन की जो खबर है वो ये है कि तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन पर सरकार चाहती थी कि वो कंट्रोल करे अपने यहाँ से, और उसके लिए उन्होंने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस दिया था कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद ये बैन का फैसला लिया गया। उसमें एक है जो चाइना का टिकटॉक है, वो नहीं बैन किया गया था क्योंकि उन्होंने जवाब उसका दिया था। खैर, लेकिन आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। पहली बात तो ये कि केवल इस बैन की वजह से नाराज़ हो गए यूथ, ऐसा नहीं है। इस बैन ने एक जो तात्कालिक इस कह लीजिए कि बारूद सजा हुआ था, उसमें चिंगारी का काम किया है। लेकिन इसके पहले की जो चीज़ें थी वो दिखाई पड़ रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जब ये बैन लगा है कि टिकटॉक पर जो हैशटैग नेपोकिड नाम से वहाँ पर ये चलाया जा रहा है, कि कैसे वहाँ राजनेताओं के लड़के, उनके अपने परिवार के लोग उस तरह से मज़े में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और यहाँ नेपाल का जो है आदमी, आम आदमी, वो किस तरह से है। राजनीति का स्थिरता अपनी जगह एक बहुत बड़ी वजह है कि नेता लोग सत्ता में बने रहने के लिए सब एक दूसरे के साथ में है। नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, केपी शर्मा ओली जिसके प्रधानमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। लगातार वहाँ पर सत्ता में सब बने रहने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। उसके अलावा जो जिस तरीके से ये युवा बाहर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए, सोशल मीडिया की ताकत जो है वो नेपाल की सरकार भी जानती थी, और अगर नहीं जानती थी तो उसकी बहुत बड़ी नासमझी है। लेकिन किस वजह से उसने बंद कर दिया, बैन लगा दिया अचानक से। केवल नेपाल में बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा शायद जिस घर से लोग बाहर ना हो। उनके साथ संपर्क का एकमात्र जरिया आजकल सोशल मीडिया है। मैसेंजर सर्विसेज हैं, बहुत सारी लोग उन्हीं से बात करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया आजकल लोगों की इनकम का कितना बड़ा सोर्स है, दुनिया भर में है, केवल वहीं पर नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपने एक झटके में सब कुछ बंद कर दिया। लोगों को लगा कि सरकार के पास तो लोगों को देने के लिए कुछ है नहीं, अपने से, अपनी कोशिशों से, अपने एफर्ट से अगर कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ रेवेन्यू अर्न करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी सरकार बैन कर दे रही है। ये सारा गुस्सा एकाएक फूट पड़ा, और वो हम लोग कल से लगातार देख रहे हैं कि कैसे संसद के भीतर, और फिर वो गुस्सा होता है, जनता का जब आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, फिर वो रोके नहीं रुकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने रोकने की कोशिश की,
गोलियां चली और अब जिस तरह से किया गया, तो फिर इसका ये नतीजा होना ही था जो दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को एक लाकर रख दिया कि सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त है। कल जिस तरह से आज भी और कल भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें बैन की बात तो सेकेंडरी हो गई है, उसमें अब सरकार का भ्रष्टाचार, नेताओं का भ्रष्टाचार यही सामने आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और अब जो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल श्रीलंका वाली स्थिति, कल से ही लग रहा था कि स्थिति वही होने वाली है और आज वो सब चीज़ें सामने आ गई हैं। हालांकि सरकार ने देखिए सुबह ही आज बैन वापस ले लिया था, लेकिन आपने इतना सब कुछ करने, और क्या आपको पता नहीं था कि जो इतना बड़ा यूथ इन उसकी आय का भी इतना बड़ा साधन है, वो ज़रूरतें हैं उसकी सोशल मीडिया, आपके पास अपना तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं, ना आप विकसित कर सकते हैं ना विकसित कर पाए हैं, और जो जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं आप उनको आइसोलेट कर देंगे। तो सोशल मीडिया केवल मज़े लेने का, मनोरंजन का साधन नहीं है, देश दुनिया से लोगों को जोड़े हुए है। एक और बात, मीडिया वहाँ का भी उसी तरीके से है जिस तरह से बहुत सारे देशों में, हमारे यहाँ भी एक फ्रंट लाइन मीडिया जो होता है, सरकार का मीडिया सरकार की आलोचना का जरिया नहीं हो गया है, आजकल हो गया वो सरकार की चापलूसी का, सरकार जो कुछ कहे उसका समर्थन करने का एक माध्यम हो गया है। वहाँ भी वही है। तो लोगों को सही खबरें कहाँ से पता लगेंगी? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है, उसको आपने सीधे बैन कर दिया। तो पूरा गुस्सा जो है वो कई सारी चीज़ों के लिए उमड़ रहा था और इस बैन ने उसको एकाएक भड़का दिया। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो नेपाल का जो युवा है वो भड़का तो था एक फैसले की वजह से। सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला 4 सितंबर से नेपाल सरकार ने देश में सभी तरह के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था। और हालांकि सरकार का तो कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड नहीं थे देश में, इसलिए बैन लगाया गया, लेकिन जिस तरह से युवाओं ने इसका विरोध किया वो वाकई में बहुत बड़ी कहानी कहती है कि इसके पीछे केवल एक वजह ये नहीं थी कि सरकार के पास ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड नहीं थे। सोशल मीडिया आज के देश में ना सिर्फ एक जानकारी का जरिया है बल्कि एक बहुत बड़ा हथियार भी है, जिसके जरिए कई अहम खुलासे भी सामने आते हैं। आप अपने भी जीवन में सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ने का, जानकारियों को पाने का कितना अहम प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सोशल मीडिया के बिना मतलब मुमकिन नहीं है कि जानकारियों का आदान प्रदान उतना आसान हो पाए। और जैसा कि अभी आपने कहा समीर जी कि आज की तारीख में जब मीडिया भी बटा हुआ है, ज्यादातर मीडिया सरकार के पक्ष की खबरें दिखाने में जुटा हुआ है, ऐसे वक्त में सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए सच लोगों के सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये आम लोगों के हाथ में है। सोशल मीडिया पर जो जानकारियां आती है वो आम लोगों के उनके ही जरिए आती हैं। तो ये जानकारियां काफी हद तक वो होती हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। और जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई तो ये आरोप लगे कि सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है और इसीलिए युवाओं का गुस्सा भड़का। और आपने देखा, कल भी हमने आपको इन सब खबरों से रूबरू करवाया कि कैसे इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने बल का प्रयोग किया, सेना तक मैदान में उतर आई और प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोलियां चलाई गई। 19 लोगों की मौत की खबरें हैं और 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल है। समीर जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का ये जो फैसला है सरकार का, वो उस पर किस तरह भारी पड़ गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारी पड़ गया है। खबरें जो नेपाल में लोगों से, बहुत सारे पत्रकार हैं उनसे आप बात करिए, उनका ये कहना है कि कल से लेकर आज तक, कल जो घटना हुई है काठमांडू के जो अस्पताल हैं भरे पड़े हैं घायलों से, अभी भी बहुत सारी खबरें वहाँ पर नहीं आ रही हैं इस तरीके से। अच्छा, विजुअल्स देखे ही सब लोगों ने किस तरह वहाँ पर इसको रोकने की कोशिश की गई। सरकार वहाँ आंदोलनों को ऐसे ही रोकती है। अगर आपको याद हो 2015 में मधेसी आंदोलन चला था, उसको भी इसी बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से रोका गया था, रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन है क्या कि अब आप किसी चीज़ को आप एक लंबे समय तक एक ढंग से आप नहीं कर सकते हैं। एक तरफ सरकार आम जनता के लिए होती है, उसके लिए कुछ काम करती है, वो आप नहीं करेंगे। हर महीने, 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में सरकार बदल रही है, कोई इधर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई उधर, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। 2008 में जब से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है, राजशाही खत्म हुई है, उसके बाद से आज तक वहाँ पर, यानी इन 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। कोई सरकार 1 साल 1.5 साल नहीं रही है और इन सालों में कोई भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो वहाँ पर राजनीति का स्थिरता अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन राजनीति का स्थिरता होने के बावजूद सरकार आप चला रहे हैं जिस वजह से राजशाही का खात्मा हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो दिखना भी चाहिए। लोकतंत्र केवल इसमें नहीं दिखना चाहिए कि इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद जो मन चाहे वो करे।
वो काम वैसे ही करेगी। और अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है तो उसको इस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है। 2015 में मधेसी आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई। तो फिर यहाँ सीधे सीधे आपने यूथ को अपना दुश्मन बना लिया, पूरा यूथ। वो यूथ जो रोजगार के लिए भटक रहा है, दुनिया के तमाम देशों में कोशिश कर रहा है, जा रहा है, वो यूथ जिसके पास नेपाल में कुछ रोजी रोटी का साधन नहीं है, और बहुत सा नहीं है, मतलब काफ़ी कम है ये कहा जाए, बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम है। उसको उसने इस सोशल मीडिया को आज के दौर में अपने रोजगार का साधन बनाया। इन सारी चीज़ों को लग रहा है कि आपने समझा ही नहीं और सीधे आपने उसको बैन कर दिया। ठीक है, वो जिस देश में काम कर रही हैं कंपनियां, उनको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनकी कुछ जवाबदेही बनती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उसके लिए आप उन सरकारों से बात करिए, वहाँ पर आप उन पर कोई कदम उठाइए, कार्रवाई करिए, या किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, उसके लिए ये तो नहीं होगा ना आप उसको बैन कर दें। बैन करने का क्या मतलब हुआ? कहीं किसी भी देश में अगर इस तरह से सोशल मीडिया या जो दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको बैन करने का मतलब हुआ कि आप पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गए। तो नेपाल के लोगों को लगा, या लगने की क्या बात है, वो सही है कि वो तो पूरी दुनिया से अलग हो गए। अच्छा, अलग होकर रह गए, केवल इतना ही नहीं है, उनके परिजन बाहर हैं, उनसे कैसे संपर्क होगा, क्या होगा? तब फिर ये सरकार के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, और उसकी परिणति इसी में दिखाई पड़ रही थी जो कुछ हुआ है। अच्छा, उस पर इतने ब्रूटल तरीके से उसका दमन आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूथ आ गया है, उसको समझाने की कोशिश की जानी चाहिए, रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, नाराज़ है, गुस्सा है, वो तो रहेगा ही, आप उसको समझाइए। या ये जो बैन आपने वापस ले लिया, इसका फैसला आप कल ही कर लिए होते। आप ये कैसे मान गए कि पूरा काठमांडू में पूरे नेपाल का यूथ उमड़ पड़ा है, विरोध में सरकार के खिलाफ आ गया, और आप उसको गोली चलाकर वापस कर देंगे? ये तो आप आंदोलनों का इतिहास आप देख लीजिए, गोली चलाकर किसी आंदोलन को नहीं रोका गया, नहीं रोका जा सकता है। अगर क्षणिक रूप से रोका भी गया, वो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बाहर निकल कर आएगा। तो ये सारी कमियां वहाँ पर सरकार की तरफ से रही। उसी समय अगर घोषणा कर देते, ठीक है आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो हम इसको वापस ले रहे हैं, तो शायद जो एक वो था, मतलब उसको मैनेज किया जा सकता था कि इस आंदोलन को वहीं पर रोक दिया जाता, शायद, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो गुस्सा केवल उस वजह से ही नहीं था। सरकार के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामियां, ये सारी चीज़ें इस गुस्से को सारी चीज़ें एकजुट हो गई हैं। जी बिल्कुल, यानी समीर जी, जैसे सोशल मीडिया बैन को लेकर जो आपने कहा कि अगर सरकार कल ही वो फैसला वापस ले लेती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना प्रसारण मंत्री ने जब इस बात की घोषणा की सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है, उस दौरान भी वो यही कह रहे थे कि सरकार को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उनके मुताबिक सरकार का कदम सही था, युवाओं की आवाज दबाने की जो कोशिश की गई वो सही थी। और दूसरी चीज कि केपी ओली इस्तीफा देने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इस तरह की मांग तो छात्र सुबह से कर ही रहे थे। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तभी ये साफ हो गया था कि जो युवा है वो बगैर सरकार बदले नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में अब जाकर जो इस्तीफा आया है, इसके क्या मायने? आखिर ऐसे भी क्या हालात बन गए कि केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा? अब तो सीधे साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या हालात बन गए, यानी आपको अब तो देना ही पड़ा। देना पड़ा क्या, मजबूरन आपने यूं ही नहीं दिया, और आपको लग रहा था कि अब आप सरकार में नहीं रह पाएंगे। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर तक युवा पहुंच गए हैं, आंदोलनकारी पहुंच गए हैं, संसद में कल ही पहुंच गए, संसद में आग लगा दी गई, इस तरह का जब वहां पर आक्रोश दिखाई पड़ रहा और आप उसको अब रोक नहीं पा रहे हैं। अब उसको आपने शुरू में तो गोली चला दी, सेना तैनात कर दी, कर्फ्यू लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हालात जब इतने बिगड़ गए, और है कि आप देश की जनता जब निकल आई है तो फिर उसको नहीं रोका जा सकता है। आप इतने लोगों को आप नहीं इन पर गोली चला देंगे और कुछ कर देंगे, तो इस्तीफा देना ही था। वही है कि इसको अगर ठीक से मैनेज किया गया होता और कल ही एक फैसला कर लिया गया होता कि इतना यूथ अगर नाराज होकर आ रहा है, अच्छा वो यूथ कहीं किसी पार्टी का नहीं है, राजनीतिक रूप से उसका आंदोलन नहीं था, वो युवाओं का आंदोलन था। और अच्छा, आंदोलन अचानक से एक दिन नहीं आ गया है, इसकी तैयारियां हो रही थी उस घोषणा के बाद से ही। आपको ये पता है कि यूथ ही नहीं, पूरे नेपाल में लोगों की नाराजगी सरकार को लेकर कितनी है। आप ये देखिए कि वहाँ पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से ये हो रहा है कि जब लोकतांत्रिक सरकारें कुछ नहीं कर रही तो इससे बेहतर तो राजशाही थी। हम लोगों ने उसकी भी चर्चा की है कि राजशाही की वापसी के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं वहाँ पर, जगह जगह प्रदर्शन। तो ऐसा बड़ा कम होता है कि
लोकतंत्र जहां पर हो वहां लोगों को लगने लगे कि फिर राजशाही ही बेहतर थी। अगर ये स्थिति नेपाल के भीतर बन रही है तो इसका मतलब वहां पर लोकतंत्र कितना फेल हो चुका है पूरी तरीके से। उसमें वो अपने को साबित नहीं कर पाया कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करना किसी मतलब का रहा, अपना मकसद हासिल कर पाया। तो उसके लिए आपको एक माहौल बनाना चाहिए, लेकिन उस माहौल को बनाने के बजाय जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए आप इतना लड़कर आए, उसी लोकतंत्र में आकर उसका हिस्सा बनकर आप तानाशाहों की तरह से उसका दमन कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से जब आवाज़ उठ रही है। तो इसमें इस्तीफ़ा देना ही था, ये स्थिति आनी ही थी और हालात वहाँ न बिगड़ने पाएँ इसकी वहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन देखकर तो नहीं लग रहा है कि ये युवा अब खामोश बैठने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अब ये है कि इनके पास आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता चुनेंगे तो एक प्रधानमंत्री हटे केपी शर्मा ओली किसी दूसरे को बना देंगे, तो ये चीज़ें तो वहाँ पिछले 17 साल से हो ही रही हैं। आगे का रास्ता और भी कठिन दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें जो लोग, जो एक तबका वो आंदोलन चला रहा है कि यहाँ राजशाही की वापसी होनी चाहिए, उनके बीच में और इन लोगों के जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, अब एक और कन्फ्रंटेशन होने की आशंका दिखाई पड़ रही है। तो नेपाल के हालात जो है वो बहुत ख़राब होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि अब केपी शर्मा के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद स्थितियाँ किधर को जा रही हैं। यानी अगर देखा जाए तो नेपाल की राजनीतिक स्थिति अभी और खराब होने वाली है। समीर जी, ये जो मौजूदा हालात है ये कहीं ना कहीं भारत के ही पड़ोसी देशों में अगर देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, ये लगातार एक के बाद एक देशों में इस तरह के हालात बन रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि केपी ओली दुबई भाग सकते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया दिखाई दिया था जब शेख हसीना को छात्रों के प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। तो क्या नेपाल भी अब बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है? और अगर ऐसा है तो जैसा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति है, अगर उसकी बात करें, आज तक पिछले 1 साल में वहां हालात सुधर नहीं पाए और आज भी हिंसा की खबरें लगातार, सरकार स्थिति पर काबू नहीं पा पाई है, जो कि अभी अंतरिम सरकार वहां बनाई गई है। और क्या नेपाल में भी अब वैसा ही दौर देखने मिल सकता है? क्या कहेंगे आप इस पर? जी, अब दौर दिखाई ही पड़ रहा है। केपी शर्मा भाग रहे हैं, उसके बाद क्या यहाँ कोई अंतरिम सरकार बनती है, कोई गठबंधन सरकार बनती है, किस तरह की सरकार बनती है, कैसे हालात पर काबू पाया जाएगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी होता है, नहीं होता है, कोई डिमांड होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। लेकिन पड़ोसी देशों में जिस तरीके से भारत में हो रहा है तो वास्तव में ये बहुत एक गंभीर बात है। हाँ, और ये पहले से कहा जाता रहा है, आज से नहीं और लंबे समय से, कि भारत एक कह लीजिए कि विफल राष्ट्रों से घिरा हुआ एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में इस तरह की स्थितियां बहुत कई बार कोशिशें होती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। और जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है यहाँ पर, और जिसके लिए कई बार ये होता है कि यहाँ सेना को सरकार से बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन कई बार ये होता है कि जब सेना का इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई पड़ता है, जैसे पिछले दिनों भी दिखाई पड़ा, तो उसको लेकर यहाँ इसीलिए चिंता जताई जाती है कि जो सिस्टम यहाँ बनाया गया है वो सिस्टम बहुत ही पुख्ता है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस तरह की अराजक स्थितियाँ यहाँ नहीं पैदा होने पाती हैं। तो कई बार ये होता है कि जब मीडिया पर बंदिश लगाना मौजूदा सरकार को लेकर इसीलिए चिंताएं जताई जाती हैं कि उस तरफ हम अपने को न ले जाएं जिस तरह से हमारे आसपास के देशों में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो भारत का खैर इससे कोई बहुत नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक जड़ें काफ़ी गहरी हैं और मजबूत हैं और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो भी बहुत मजबूत हैं क्योंकि यहाँ हर संस्था के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था है। लेकिन जो ये हो रहा है नेपाल में, तो नेपाल की अब स्थिति अब देखते हैं। जो आपने कहा कि क्या बांग्लादेश वाली स्थिति होगी, वो वाली स्थिति तो हो ही चुकी है, श्रीलंका वाली स्थिति हो ही चुकी है। इसी तरीके से देखिए वहाँ राष्ट्रपति के घर में घुस गए लोग आंदोलनकारी, वो सब क्या क्या हुआ। पाकिस्तान में भी हम लोगों ने देखा, बांग्लादेश में तभी देखा ही हाल फिलहाल। अब वही हालात नेपाल के हो गए हैं। अब नेपाल में इसको अब कैसे रोका जाता है, अब ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि पूर्व पीएम डॉक्टर बाबूराम भट्टाराई ने आंदोलनकारी युवाओं को शामिल करते हुए एक अंतरिम सरकार बनाने की पेशकश की है। जी हां, केपी ओली के इस्तीफे के बाद उनकी ये पेशकश सामने आई है। और अभी जैसा कि हम समीर जी कह रहे थे कि अंतरिम सरकार, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, छात्रों के साथ उनके समर्थन से मिलकर अंतरिम सरकार बनाई गई। कहीं ना कहीं अगर पूर्व पीएम के साथ ये अंतरिम सरकार बनाई जाती है उनके प्रस्ताव के तहत, तो ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश जैसे ही हालात हमें नेपाल में भी दिखाई दे
और इस वक्त हमारे मैं भी आ साथ गया हूँ आप लोगों के बीच। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट है चर्चा आप लोग कर रहे हैं, और इसमें काठमांडू में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। हो इसलिए रहा है, आप लोग बात कर रहे हैं बहुत, थोड़ा सा साथियों दर्शकों को कहूँगा कि मेरी भी इच्छा हुई कि थोड़ा विदेश नीति पे बात करूं, चर्चा करूं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर वहाँ पे ये उपद्रव हुआ क्यों। जी अगर उपद्रव कह रहे हैं तो ये विरोध प्रदर्शन है, उपद्रव शब्द ठीक नहीं है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है और भ्रष्टाचार चरम पे है, और इन दोनों की चिंगारी जो है वो आग में भड़क उठी तब जब सोशल मीडिया को बैन किया गया। सोशल मीडिया क्या काम करता है? सोशल मीडिया आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको और आज़ाद तरीके से लोगों तक पहुंचाता है, और यहाँ पे यही हुआ है काठमांडू में, नेपाल में, कि आप अभी तक युवाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी है, मैक्सिमम युवा विदेश जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हालांकि उससे नेपाल को फ़ायदा भी है क्योंकि पैसे आते हैं, जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लगभग 28% बाहर के हैं, लेकिन यहाँ उस पे नहीं जा रहे हैं, हम आर्थिक स्थिति पे नहीं जा रहे हैं। जा ये रहे हैं कि आखिर ये चिंगारी भड़की क्यों? भड़की इसीलिए क्योंकि आपने सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश की। सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश ओली साहब ने क्यों की? क्योंकि वहाँ हुआ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट को भी आपने अपनी मुट्ठी में रख लिया है, जैसे यहाँ करने की कोशिश हो रही है हमारे हिंदुस्तान में, और उसको आपने मुट्ठी में रखने के बाद आपने ये फरमान जारी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसने आदेश दिया था कि रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्री के लिए आपने आदेश भी पारित किया, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि आप बैन कर दो। यहाँ आपने सोशल मीडिया को बैन किया, आपने एक्स को, आपने स्नैपचैट को, आपने यूट्यूब को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, सबको बैन कर दिया। युवाओं की चिंगारी पहले से थी, वो भड़क उठी, आग का गोला बन गया, और उसके बाद आपने आगे क्या गलती की? सरकार ने सीधे सीने पे गोली मारना शुरू कर दिया। एक नहीं 20, अब 20 तो आधिकारिक फिगर है, हो सकता है अनाधिकृत फिगर भी हमारे पास बहुत ऐसे आ जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर ये भड़केगा और भी भड़केगा। ये शोला जो है वो दबा हुआ था, जो भड़क के बारूद के गोले की तरह हमको दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अभी लाइव कर रहा हूँ और नेपाल से ही हमारे एक साथी फ़ोन कर रहे हैं, इनसे बात करूँगा बाद में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा बाद में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है आराधना की इसके बाद क्या? ओली साहब तो भागने वाले हैं, ये खबर भी आ रही है कि ओली साहब को देश छोड़ना होगा। ओली साहब ने भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रखे। कम CPI ML है, यूनिफाइड ML, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन ओली साहब, KP शर्मा ओली, उनको जो संबंध भारत के साथ बनाना चाहिए था वो संबंध भी नहीं बना। वो चीन के करीबी नजर आने लगे, चीन के करीब गए, लेकिन उनको थोड़ा सा सतर्क ये भी होना चाहिए था कि पड़ोसी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है कहीं कल को हमारे यहाँ ना हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हमारा देश तो 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाला देश है, कुछ लाख या कुछ करोड़ वाला पॉपुलेशन नहीं है। इस 100 से ऊपर इसकी शुरुआत होती है, 140 करोड़, और इसमें से अगर 40 करोड़ युवा भी अगर हो गए तो फिर तो गए। तो इसीलिए यहां सवाल उठता है कि ओली साहब, जिनको पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए थे, वो चले एक बड़े पड़ोसी के साथ संबंध अच्छा रखने के लिए, रखिए अच्छा, लेकिन उसने क्या किया? आज अस्त व्यस्त स्थिति में आप हैं, आपको लगा कि जो मनमानी हमको करना था हम करेंगे, वो मनमानी आप कर रहे थे। फाइनली आज युवा आपके खिलाफ हैं, सड़कें जो हैं वो खून से लथपथ हैं, आग से बिल्कुल जल रही हैं, धधक रही हैं वहाँ की गलियां, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति के निजी आवास को कर दिया गया आग के हवाले, प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया गया, कई सामूहिक इस्तीफा दे दिया, संसद को कर दिया गया, सामूहिक इस्तीफा है। ये सारी चीजें बताती हैं कि नेपाल की स्थिति बहुत खराब है, और ऐसे में भारत क्या कर रहा है? भारत कह रहा है स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। भारत का एक लाइन में यह बयान आया है कि नेपाल की स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। भाई अभी तक तो आप स्थिति नहीं, नेपाल के पॉलिटिक्स को आप कंट्रोल करते थे। आज नेपाल में जो हो रहा है वो आपकी देन है। मैं ये कहूंगा, राजशाही का 2008 में अंत हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डेमोक्रेसी, वहां का संविधान कैसा हो उसको एक नहीं 3-3 बार भारत ने उसमें परिवर्तन करवाया। उसके संविधान के रचना में, नेपाल के संविधान की रचना में भारत का योगदान है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप स्थिति पे नजर रख रहे हैं।
आप चाहते तो पॉलिटिकली उसको थोड़ा मजबूत करते स्थिति। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति यहाँ दिखाई दे रही है कि हमारा चाहे बांग्लादेश है, अब ओली साहब तो हिंदुस्तान आएंगे नहीं भाग के, वो सुनने में आ रहा है दुबई भागने वाले हैं, लेकिन ओली साहब हों, शेख हसीना आके बैठी हुई हैं अपने यहाँ, फिर भी अब बांग्लादेशी लोग हमको गाली देते हैं। हम यहाँ हमारे देश के जो बांग्लादेशी हैं जो जन्म से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको आप रोहिंग्या कह रहे हैं। तो ये खराब स्थिति है आराधना, बहुत खराब स्थिति है, दुखद है। इसलिए मैं आप लोगों की चर्चा के बीच में आया, बहुत दुखद है। और ये कारण यही है कि बेरोजगारी चरम पर है, वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है, और इसको दबाने के लिए आपने मीडिया को बैन करने की कोशिश की। एक मीडिया को आप कब्जे में कर चुके हैं, जो जैसे हिंदुस्तान में गोदी मीडिया बना हुआ है वैसे ही वहाँ ओली का गोदी मीडिया है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया जो है या अल्टरनेटिव मीडिया जैसे हमारे आपके जैसे मीडिया को भी अगर बैन करने की कोशिश हुआ तो आप देख लीजिए वहाँ क्या होगा। इसलिए यहाँ भी सोचना चाहिए अमित शाह को और उनकी टीम को और दूसरों को कि नेपाल वाली स्थिति हिंदुस्तान में ना हो जाए। ये बहुत घातक है और ये डरावनी स्थिति है। इस डर से थोड़ा सा संभलना चाहिए। आज देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे चर्चा बनती है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग इस ब्रेकिंग को लेके आए हैं। आप आगे बढ़ाइए, अपनी बात आगे कीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी। तो जैसा कि आपने देखा कि नेपाल के जो हालात हैं, इस पर अभी राजीव जी ने बताया कि किस तरह वहां पर आक्रोश युवाओं का फैला और इस तरह फैला कि पूरी की पूरी सरकार ढह गई, सत्ता में परिवर्तन आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं में जो गुस्सा था सरकार के खिलाफ, वो जो सड़कों पर निकल कर आया, उसने नेपाल की पूरी तरह से तस्वीर बदल के रख दी है। आज पूरी तरह से नेपाल चल रहा है, जगह जगह युवाओं के आक्रोश की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कैसे युवाओं की भीड़ संसद भवन में घुस जाती है, संसद भवन में तोड़फोड़ की जाती है, आग लगा दी जाती है, राष्ट्रपति का आवास जलाया जाता है, पीएम का आवास जलाया जाता है। और ये जो सामूहिक इस्तीफा कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि नेपाल की जो गठबंधन सरकार थी उसमें भी इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही कि किस तरह केपी ओली अपनी सरकार को आगे चला रहे। क्योंकि जो इस्तीफों की शुरुआत हुई वो नेपाली कांग्रेस से इस्तीफों की शुरुआत हुई। जितने मंत्री कांग्रेस के थे उन्होंने इस्तीफे दिए पहले, और उसके बाद फिर केपी ओली का ये इस्तीफा आया है। तो क्या ये इसकी जो केपी ओली का ये जो गठबंधन था उसमें भी असहमति की लहर थी, आखिर क्यों हुआ ये? देखिए आराधना, ये पहली बात तो ये इस्तीफे जो आ रहे हैं, इस्तीफे किसी नैतिकता की वजह से नहीं आ रहे हैं। इनके पीछे नैतिकता कोई कारण नहीं है, डर है, खौफ है, क्योंकि ये इस्तीफा उनको देना ही था, जो हम लोग बात कर ही रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये इसमें नेपाली कांग्रेस भी इन सारे आरोपों से कहीं कोई अलग नहीं है। वो अभी तक तो सरकार का साथ दे ही रही है, बैन कर दिया तब भी दे रही है, बैन के खिलाफ आक्रोश है तब भी आप उसको समर्थन दे रहे हैं। तो उससे भी अभी आप इस्तीफा दे दिए तो उससे आप बचने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जितनी भी सरकारें, सब पार्टियों की वहाँ पर आपसी मिली भगत से सरकारें लगातार बन रही हैं, गठबंधन की सरकारें। और जिस तरह से भ्रष्टाचार वहाँ छाया हुआ है, जो सोशल मीडिया जो हैशटैग हम बात कर रहे हैं कि नेपो किड वाला चल रहा है, उसने लोगों को एक बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया है। और लोगों को लग रहा है ये इस तरह का आक्रोश अचानक जो दिखाई पड़ रहा है तो ये एक दिन में तैयार नहीं होता है। इसकी पृष्ठभूमि लगातार तैयार हो रही है और इसको कभी न कभी होना ही था। उसी पर सरकार ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपने सोशल मीडिया पूरा बैन कर दिया। बहुत बड़ा फैसला होता है। आप एक दो ऐसे अनपॉपुलर टाइप के प्लेटफॉर्म आप बंद कर दीजिए। आपने 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कर दिए, जिसमें सबसे पॉपुलर फेसबुक और ट्विटर, इंस्टा टाइप की चीज़ें जो हैं, इसको लेकर ये होना ही था। दूसरी बात ये है कि अब अंतरिम सरकार में मुझे नहीं लगता कि किस पर कोई इतनी जल्दी कोई फैसला होना है और अंतरिम सरकार इतनी जल्दी कोई कंट्रोल कर लेगी। अब क्या है, अब देखना यही होगा कि किस तरीके से बनती है। लेकिन सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां बुरी तरीके से घिरी हैं और सब आरोपों के कटघरे में है, उनसे कोई बचा नहीं है जी। यानी अगर देखा जाए तो अभी जो राजीव जी ने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो रोजगार है, अब इस पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है समीर जी कि भारत के ही पड़ोस में सरकार के खिलाफ इस तरह के विद्रोह हमने देखे। तो क्या जिस बात पर राजीव जी जोर दे रहे थे कि क्या भारत सरकार को भी इसे लेकर चिंतित होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अभी हम लोग बात कर रहे थे, चिंतित तो होना ही चाहिए। आपके आसपास इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं और चाहे हो, लेकिन वही बात है ना कि यहाँ ये भारत है
बड़ी जो यहाँ पर जो मौजूदा सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम हमारा, गणतंत्र की जो स्थापना हुई है, ऐसे एक दिन में नहीं मिली, बड़े संघर्ष के बाद मिली है, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। और ऐसे ये जो संविधान बन गया है, जिस संविधान की बात बार बार की जाती है कि इसको कहीं से भी हम डैमेज नहीं होने देंगे, तो वो संविधान ऐसे ही नहीं बन गया है। लंबी बहसें उस पर हुई हैं, एक एक आर्टिकल पर, एक एक क्लॉजेस पर कई कई दिनों तक की बहस हुई है, और बहुत उस समय के प्रबुद्ध लोग जो हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है कि जो संस्थाएं बनाई गई हैं, यहाँ सारी संस्थाओं के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसीलिए जब इस पर कोई होता है कि कुछ गड़बड़ी होती है, सरकार उन पर अपना एक प्रभुत्व थोपने की कोशिश करती है, दबाव बनाने की कोशिश करती है, जैसा पिछले कुछ समय से लगातार हो रहा है। इसीलिए चिंता जताई जाती है कि अगर कुछ हुआ तो यहाँ स्थितियाँ भी बन सकती हैं। जैसे आप केंद्र राज्य संबंधों के बीच में लगातार खटास देखी जाती है। आजकल आप गवर्नर्स का मामला देख रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चल रहा है, केंद्र सरकार कैसे वहाँ थोप रही है। तो जो संघ है हमारा, ये संघ इतना कमज़ोर संघ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कितने दिन तक मजबूत रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट पर एक तरीके से अधिकार जताने की कोशिश होती है या उसको कंट्रोल करने की कोशिशें होती हैं, आरोप लगते हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो बैठे लोग हैं यानी जजेस हैं, उनको भी सोचना चाहिए उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों के यहाँ इस बात की चर्चा लगातार होती है, और ज़रा भी अगर कुछ होता है तो चिंता जताई जाती है। और मजबूत लोकतंत्र की जड़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका नतीजा हम लोगों को दिखाई पड़ा। संविधान को बदलने की आशंका जब लोगों के भीतर आई तो देखिए किस तरीके की सरकार को जनता ने दिखा दिया। चाहे आप जितना वोट चोरी कर लीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए, जो आरोप हैं विपक्ष के, तो यहाँ इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जितने तंत्र हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें से अगर सभी एक ही रो में बहने लगेंगी तब फिर क्या हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि सब एक ही आवाज़ में रहे, सब लोग अपना कर्तव्य भूल जाएं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं। तो चिंतित होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, नेपाल तो पड़ोसी देश, नेपाल में सबसे ज़्यादा लोग भारत में यहाँ काम कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। 40 लाख के करीब लोग दूसरे देशों में हैं और भारत में जो है उनकी कोई गिनती नहीं है। तो भारत और नेपाल तो बहुत अलग नहीं है। तो वहाँ अगर कोई किसी तरीके की राजनीतिक अस्थिरता होती है, श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो थोड़ा अलग हम उनको समझ सकते हैं, पड़ोसी देश भले हैं, लेकिन नेपाल और भूटान की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो नेपाल में अगर इस तरह की हो रही तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन उस तरह की स्थिति की कल्पना हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी कमज़ोर संविधान की जड़ें या लोकतंत्र की जड़ें नहीं हैं। जी बिल्कुल, यानी नेपाल में जो हालात हैं उसकी आंच हिंदुस्तान तक भी पहुंच सकती है, इसकी बहुत संभावनाएं हैं। और इसके लिए लगातार जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं और देश की भी राजनीति हम देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जो सरकार पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। और फिलहाल नेपाल की राजनीति में अब किस दिशा में क्या होगा और ये कहानी अब आगे कहाँ जाएगी, नेपाल की सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप शायद समाप्त करने जा रही थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक नाम आ रहा है, बालन शाह। बालन शाह जो हैं, ये हैं मेयर काठमांडू के। इस बीच जो विजुअल्स देख रहे हैं, थोड़ा मैं कहूँगा अपनी टीम को कि विजुअल्स अभी अभी जो हमारे पास आए हैं काठमांडू से, वो विजुअल्स दिखाए। देखिए, ये राष्ट्रपति भवन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी के विजुअल्स हैं जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के। ये सारे विजुअल्स हम आप तक बिल्कुल लाइव तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है काठमांडू को जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल को जानना, क्योंकि हमारा ये देखिए तमाम किस ढंग से यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब सड़कों पर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूथ है, युवा है, जेन जी के नाम से जो पॉपुलर है वो है। और सब इसके अलावा बालन शाह की बात इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया की जब बात आती है तो सोशल मीडिया का एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा बालन शाह, जो रैपर हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, और वो अपनी पॉपुलैरिटी, जैसे यूक्रेन में हमने देखा कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी वो कॉमेडियन थे, स्टैंडिंग कॉमेडियन थे, और सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के कारण वो राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद देश को किस हवाले में कर दिया वो देख रहे हैं हम लोग। बालन शाह भी वैसे ही हैं, वो मेयर बन चुके हैं वहां के, काठमांडू के, और अंदर से कहा जा रहा है कि उनका हाथ है। वो
इस सोशल मीडिया यूजर्स को प्रभावित करते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं। उसी पॉपुलैरिटी के कारण वो सत्ता पर काबिज हुए, मतलब मेयर बने। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट विदाउट एनी लीडरशिप है, यानी यहाँ पर कोई नेता नहीं है और ये वैसे ही है जैसे वहाँ था, मतलब बांग्लादेश में वहां भी कोई नेता नहीं था, छात्र थे, छात्रों का आंदोलन था। हमारे देश में भी एक छात्र आंदोलन हुआ था, लेकिन जयप्रकाश नारायण उनको वो कर रहे थे, 74 वाला जो आंदोलन था। और उसके बाद हमने देखा कि देश में इमरजेंसी और हालात दूसरे हो गए और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो दूसरी है, इसमें अघोषित तौर पर, और ये जो बालन शाह है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, निर्दलीय अपने यहाँ जिसका कहा जाता है वो थे, और वो जीत के आए सिर्फ रैपर होने के नाते, अपनी पॉपुलैरिटी के नाते। और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो भी आगे अपने आप को आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। बढ़िया मौका है, ओली साहब इस्तीफा दे चुके हैं और अगर मिलीजुली सरकार होगी तो हम भी आए, हमारी पॉपुलैरिटी देखो, क्योंकि सोशल मीडिया पे के यूजर्स जितने हैं आज सड़कों पे हैं, वो नाराज हैं, निराश हैं। और नाराजगी और निराश होने का कारण जो है, निराश होने का कारण वो साफ साफ एक ही है कि बेरोजगारी बढ़ गई चरम पे, जैसे अपने हिंदुस्तान में है, और भ्रष्टाचार चरम पे है। और आप मीडिया को कब्जे में रख के चाहते थे कि इस पूरी की पूरी चीज को अपने हाथ में कर लिया जाए, वो नहीं हो पाया, जिसको मैं पहले उसमें कह भी चुका हूं। लेकिन बालन शाह जैसे लोग अभी, एक तीसरी चीज, आप मधेसी का नाम ले रहे थे, मधेसियों का आंदोलन हुआ था 2015 में, आपको याद होगा, और मधेसी वाला जो मामला है वो भी। चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथी अमलेंदु जी बता रहे थे, वो ये, अमलेंदु जी स्क्रीन पे नहीं है लेकिन अमलेंदु जी आ जाइए आप भी स्क्रीन पे। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का इस उपद्रव में हाथ है, ये बात भी कही जा रही है। अमलेंदु जी कौन कह रहा है, जरा बताइए। हाँ, ये बात कही जा रही है, वहाँ से चर्चा चल रही है। और ये इसलिए लगता है कि जब प्रचंड जो थे वो सत्ता से उतरे थे, तो प्रचंड ने सीधे सीधे जो भारत के वहाँ उस समय राजदूत थे राकेश सूद, उनका नाम लेकर कहा था कि राकेश सूद जो है वो भारत ये अस्थिरता फैला रहे थे। और केपी शर्मा ओली जब वहाँ बने, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पुतले जलाए गए थे नेपाल में। ये 78 सालों में पहली बार हुआ था कि किसी भारत के प्रधानमंत्री नेपाल में इस तरीके से पुतले जलाए गए। और ये आरोप वहां लगातार लगता रहा कि भारत वहां की राजनीति को संचालित करता है। केपी शर्मा ओली जब आए तो ये चीन के काफी ज्यादा नजदीक आए और चीन से इनकी नजदीकियां बढ़ी। तो अब ये आरोप लग रहा है कि वो केपी शर्मा ओली को अस्थिर करने के लिए, चीन को अस्थिर करने के लिए क्या भारत ने वहां कोई भूमिका निभाई है? अगर ऐसा नहीं भी है तो ये भारत की एक विफलता निश्चित तौर पर है कि हम एक समय में जब वहां की राजनीति तय करते थे, चाहे वो राजशाही रही हो, चाहे राजशाही के बाद का समय रहा हो, जब हम वहां की राजनीति तय करते थे और वहां का जो माओवादी आंदोलन था उसके दो बड़े नेता बाबूराम भट्टराई और कॉमरेड प्रचंड, दोनों यही जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो हमने जब उनको यहाँ दिया तो वो जब हम संचालित करते थे, तो अगर आज नेपाल में इस तरीके की कोई चीज हो रही है तो हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? ये भारत की बड़ी विफलता है। तो संबंध ओली का भी संबंध है हिंदुस्तान से। तो ये तो हम तो इसलिए मतलब हमारी विफलता भारत की ये है कि नेपाल जिसको हम संचालित करते थे, अगर वहाँ कुछ इस तरीके की चीज़ हो रही है, वहाँ आग पहले से सुलग रही होगी, तो हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम जो हैं वो कभी चीन के साथ झूला झूलने लगते हैं और कभी हम ट्रम्प के साथ झूलने लगते हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। हमारी निगाहें जो हैं वो इस तरफ है ही नहीं कि हम किस तरीके से घिरे हुए हैं। अगर बांग्लादेश अस्थिर है, अगर नेपाल अस्थिर है, अगर श्रीलंका अस्थिर है, अगर मालदीव अस्थिर है, अगर भूटान स्थिर है, तो हम सुरक्षित कैसे हैं? ये बात यहाँ की सरकार को सोचनी होगी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आपने कही बात सही है कि विदेश नीति की विफलता हर जगह, और नेपाल में हम लोगों ने देखा, नेपाल के साथ भारत के जिस बहुत अच्छे रिश्ते थे, कूटनीतिक रिश्ते भी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे रिश्ते, और वो बने रहे। लेकिन भारत ने हमेशा नेपाल के साथ एक स्वतंत्र देश की तरह से व्यवहार किया और नेपाल उसी तरीके से, हाँ। लेकिन जब सरकार नहीं बनी, हम लोगों को याद होगा, और भूकंप आया था नेपाल में, उस समय कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार ने व्यवहार किया, देश के मीडिया ने किया। ऐसा लग रहा था जैसे नेपाल भारत का एक प्रदेश हो, और वहाँ उसको लेकर वहाँ के मौजूदा जो शासनाध्यक्ष थे उन लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। ये खराब होने की शुरुआत वहीं से इसकी हुई है और संदेह से देखने की। तो ये सही आप कह रहे हैं कि ये विदेश नीति की विफलता भी है कि आपका एक नेपाल जैसा देश भी आपके साथ नहीं खड़ा है। जो कि साथ न खड़ा हो ये कल्पना से परे था।
1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से स्वतंत्र विदेश नीति यहाँ काम कर रही, तब से लेकर, लेकिन आज वो स्थितियाँ बन गई हैं। समीर जी, इतनी स्थिति खराब कि नेपाल अपना नक्शा जारी कर दे, उसमें भारत की भूमि दिखा दे। लिपुलेख लिपुलेख मतलब भारत की जमीन जो अपने नक्शे में दिखा दे। इतनी स्थितियां खराब हो जाए और हम खामोश बैठे रहे कि हमें लग नहीं रहा था कि नेपाल के अंदर परिस्थितियां खराब हो रही हैं। अगर वहां माओवादी धड़े टूट रहे हैं तो इसमें यह भी आ रहा है कि माओवादी जो थे, जिन्होंने वहां राजशाही को खत्म किया, उनके अंदर की टूटन जो थी और माओवादी जिस तरीके से भ्रष्ट हुए, यहाँ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग क्रांति करके आते हैं, क्रांति का सब्जवाल दिखाकर आते हैं, अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं। देखिए फुल स्क्रीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेपाल सीधे काठमांडू की तस्वीरें हैं और कैसे वहां एयरपोर्ट पे सब एयरपोर्ट जो है बंद कर दिया गया है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है और सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो अब तैनात किए गए हैं कई जगह और प्रधानमंत्री का आवास जो है वो आगजनी का शिकार हो चुका है, राष्ट्रपति का आवास आगजनी का शिकार हो चुका है, आग के हवाले सुप्रीम कोर्ट को किया जा चुका है, संसद को किया जा चुका है, हर तरफ आगजनी है और ये सब कुछ सोशल मीडिया कितना मजबूत है इस पे आप इससे समझ सकते हैं कि आज की तारीख में अगर विद्रोह करना है और अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल से मतलब होता है यहां दबाने की आप कोशिश करेंगे, तो फिर यही हालात होंगे। और इसके लिए भारत के लिए अलार्मिंग है आराधना, इसलिए क्योंकि बार बार आप भारत के जितने पड़ोसी देशों का नाम अभी अमलेंदु जी ले रहे थे, इन सारे देशों में हमने देखा कि कैसे हालात हैं। इसलिए हमारे देश के सब में राजीव जी सोशल मीडिया की भूमिका है, बिल्कुल। और ये भूमिका शुरू होती है 2010 के अरब बसंत से। हाँ, सबसे पहले ये आजमाया गया वहां इजिप्ट में 2005 में, हाँ 2005 की बात है। हाँ 2005 की बात है, अरब बसंत उसको कहा गया, वहां से इसको आजमाया गया। तो यानी ये जिस तरीके से शुरू हुआ, तो अब किस तरीके से आगे बढ़ा। यहाँ ये भी है कि हम बातें तो करते हैं कि हम ट्रंप पे टैरिफ लगा देंगे और गूगल पे लगा देंगे और मेटा पे लगा देंगे, सब पे टैरिफ आप लगा देंगे, लेकिन आपका अपना क्या बना है अब तक यहाँ? नहीं, वो भी छोड़ दीजिए, आप यहाँ की जनता पे, यहाँ के युवाओं पे आप कब कैसे करेंगे? उनको क्या जेलों में भरेंगे आप? वो जो काम कर रहे हैं वो वहाँ काठमांडू में जो काम उन्होंने ढाका में किया, जो काम उन्होंने वहाँ श्रीलंका में किया, वो काम कोलंबो में किया, वो काम यहाँ नहीं हो सकता दिल्ली में और मुंबई में? ये बात ये डरने की बात है। सत्ताधीशों को कम से कम ये डर तो उनके अंदर बना रहना चाहिए, खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये डर बना रहना चाहिए क्योंकि जनता जो है वो सर्वोच्च है। ये डर बना रहना चाहिए और ये डर, जैसे कहते थे ना, दाग अच्छे हैं, ये डर भी अच्छा है। ये ऐसे डर रहना चाहिए, डरना चाहिए यहाँ की सरकारों को भी, जो मनमौजी मनमानी और जब चाहो तब कुछ से कुछ जो गलत फैसले लिए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, इस पे भी। और आज हम हिंदुस्तान से चूंकि बार बार, चूंकि देखिए होता क्या है कि दरवाजे पे आग दरवाजे तक पहुंच चुकी है और आप सोचेंगे कि नहीं जी दरवाज़ा बंद कर लें तो वो आग आपके घर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, उसकी लपट में आप भी जल जाएंगे। तो इसीलिए ये जो दरवाज़ा हमारा पड़ोसी देशों का के हालात हैं और कम से कम उससे हमको सीखना चाहिए। और दूसरा, वहाँ ऐसी हालत ना पैदा हो उसके लिए भारत क्या कर रहा है, सार्क कंट्रीज क्या कर रहे हैं? सार्क को आपने ख़त्म कर दिया, लगभग मृत प्राय है, घोषित तौर पे ख़त्म नहीं किया इसलिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ डेड है, डेड। लेकिन दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े भाई की भूमिका में थे नेपाल के साथ, आप उसके हर दुख सुख में उसके भागीदार होते थे। आपने क्या किया? आपने छोड़ दिया। इसलिए लिपुलेख का मैंने नाम लिया। नेपाल जैसा छोटा सा देश अगर इतनी हिमाकत करे कि वो अपना नक्शा जारी करे और उसमें भारत के एक हिस्से को अपना हिस्सा बताए, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है? और ये क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी के कर्मों के कारण हुआ, उनकी सरकार थी, उनके कारण हुआ। तो ये सारी चीजें चलती रही हैं, लेकिन आज के हालात बहुत दुखद हैं। नेपाल में जो हो रहा है, युवा आक्रोशित हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति से लेकर तमाम लोग, वहाँ बहुत अव्यवस्था का आलम है। ऐसे में वहाँ के हालात बांग्लादेश के जैसे हालात ना हो, वैसी हालत वहाँ वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसकी हम लोग कामना करेंगे और शांति स्थापित हो, यही कामना है। भारत का बड़ा रोल होता है, भारत अपने रोल को यहाँ प्ले करे। स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, कह के यहाँ काम नहीं होता। पड़ोसी देश हैं, उसमें भी नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देश और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों पे भी हालात पर हम निगाहें हम टिकाए हुए हैं। ये कह के आप अगर पल्ला झाड़ना चाहेंगे तो आपकी हालत वैसे ही होगी जैसे ट्रंप ने आपकी हालत कर रखी है, तब बहुत बुरा हाल होगा। यही है। और इस पूरी
जो वहाँ पिक्चर है उस पर हम सबकी निगाहें तो टिकी हुई हैं ही आराधना, और वहाँ के विजुअल्स हम आप तक पहुँचा ही रहे हैं, हमारे तमाम साथियों तक पहुँचा ही रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो नेपाल में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो भारत के लिए भी बहुत ही अलार्मिंग है। सिर्फ एक ही नहीं, कई मुद्दों पर। पहला तो सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि किस तरह नेपाल के लिए भारत एक बड़े भाई की भूमिका में था, लेकिन आज वो संबंध वैसे नहीं रह गए। आज भारत केवल इतना कह रहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं, भारतीय नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है, लेकिन एक्शन क्या लिया जा रहा है? जिस ग्लोबल साउथ, जिस एशिया में भारत खुद को एक अच्छे सुप्रीम पावर के तौर पर बताता है कि विश्वगुरु बनने के सपने देखे जा रहे हैं, ऐसे हालात में आखिरकार भारत आज कहां खड़ा है? क्या एक्शन लिया जा रहा है भारत की तरफ से? अभी तक तो ऐसा कोई स्टैंड भारत की तरफ से नहीं लिया गया नेपाल को लेकर, जिसके बाद मोदी सरकार की नीतियों पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरह युवाओं का गुस्सा भड़का है नेपाल में, जिस तरह केपी ओली को तो इस्तीफा देना पड़ा, उसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री देवबा को पीटा गया, भीड़ ने उन्हें पीटा है, वित्त मंत्री को पीटा है, और ये जो जगह जगह आगजनी है, जैसा कि अभी तस्वीरों में आपने देखा, धुएं का गुबार जगह जगह से उठ रहा है और हर सड़क पर युवाओं की भीड़ है और उनमें गुस्सा है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो ये सब कुछ, इसकी आंच भारत तक भी पहुंच सकती है अगर इस तरह से लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अलार्म है, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल में जो कुछ हुआ कल को वो भारत में भी हो सकता है। इन सब परिस्थितियों पर फिलहाल हमारी नजर रहेगी और इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे और नेपाल से जुड़ी जो भी खबर आएगी उससे लेकर हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नेपाल के अलावा बाकी भी तमाम खबरों के लिए हम आपको डीबी लाइव पर सभी खबरों के साथ पेश होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।